नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। बड़ी जद्दोजहद के बाद अमेरिका के इलेक्शंस खत्म हुए और एक कड़े मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिसन को मात दे दी और इसके साथ पूरी दुनिया में एक तरीके से ऑप्टिमिज्म है, उम्मीद है कि ट्रंप सब कुछ बदल देंगे। इस मसले पे आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ हैं आपके चहेते रोविंदर सचदेव, जिन्होंने अभी हाल में ट्रंप और कमला के ऊपर 2 किताबें लिखी जो बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। मैं जानता हूं आप इस चुनाव के दौरान बहुत बिजी थे। कई मीडिया आउटलेट्स में आपके इंटरव्यू, अखबारों में आपके आर्टिकल्स आ रहे थे। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं जबकि ट्रंप क्या जीत चुके हैं? इंटरेस्टिंग बात है। मोटा मोटा अगर पहला प्रश्न ये चुनाव कैसे देखते हैं, अमेरिका किधर है, जी हाँ। मैंने एक मॉडल बनाया था, मैं शेयर करता हूँ। ये कहा जाता था और है कि अमेरिका इस समय एक रोड के जैसे क्रॉस रोड पर है, यानी कि फोर्क इन द रोड है। इधर गए तो जिंदगी अलग, इधर गए तो जिंदगी अलग, दोराहे पे। जी हाँ। तो ये मैंने मॉडल बनाया था इस दोराहे का। रिपब्लिकन पार्टी, जैसे आप सब हम सब जानते हैं, उसका जो रंग है, कलर रेड है। जी हाँ। डेमोक्रेट पार्टीज का कलर ब्लू है। जी हाँ। तो मेरा ये दिखाना था कि अमेरिका अभी इस राह पे पहुंच चुका है। इस इलेक्शन का जो नतीजा आएगा, या तो अमेरिका ऑब्वियसली इस रास्ते जाएगा या इस रास्ते जाएगा। परंतु जो नतीजा आया है उसमें यही नहीं कि अमेरिका इस रास्ते जाएगा। जिस मेजॉरिटी से ट्रंप जीता है, जी हाँ, सेनेट में भी जीते हैं, ये इंडिकेट करता है कि अमेरिका डेफिनेटली राइट की तरफ टर्न कर गया है। तो केवल रास्ता ऐसे ही नहीं बल्कि यूं चला गया है। तो अमेरिका इस समय एक हार्ड टर्न ली है टू द राइट, मल्टीपल एंगल से, नेशनलिज्म, क्रिश्चियनिटी, इन सब के मिश्रण से। तो अमेरिका अब उस राह पे जाता दिखता है। तो जो पॉलिसीज अब आएंगी वो अमेरिका को बहुत दूर तक प्रभावित करेंगी और वाकई एक तरीके से ये शिफ्ट होगा। जी सर, आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज कह रहे थे कि रिपब्लिकन्स जीत गए और रिपब्लिकन्स का चुनाव चिन्ह है हाथी। जी। और भारत को भी हाथी कहा जाता है। भारत की जब भी बात होती है तो उसको हाथी कहा जाता है। तो आप इन 2 हाथियों को अब कैसे देखते हैं? अगर हम भारत अमेरिका के संबंधों की अब बात करें, उसकी ट्रेजेक्टरी की बात करें, ट्रंप और मोदी के पर्सनल केमिस्ट्री की बात करें, तो आप भारत और अमेरिका के संबंधों को किस पायदान पर देखते हैं? मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब बहुत ज़्यादा और घनिष्ठ और डीपर होते जाएंगे, बहुत डीप हो जाएंगे। वैसे ही भारत अमेरिका के रिश्ते घनिष्ठ चल रहे हैं एक अच्छे डायरेक्शन में, परंतु ट्रंप के आने से वो रिश्ते बहुत ज़्यादा गहराई और नई नई एंगल्स पर जाएंगे। बट फिर भी याद रखिएगा, डिफरेंसेस भी रहेंगी, पहले भी रहती हैं, कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हो। इस वाले में भी इसने तो ऑलरेडी कहा है कि मैं ट्रेड में टैरिफ बढ़ा दूंगा, इंपोर्ट टैक्सेस वगैरह। तो ट्रंप के साथ भारत के ग्लोबल सिक्योरिटी और डिफेंस, इन मामलों में हमारे बड़े अच्छे तालमेल और घेरे होंगे। ट्रेड के मुद्दों को लेकर के कुछ फ्रिक्शंस रहेंगी जो कि नेचुरल हैं, वो सबके साथ दुनिया में रहेंगी, वो हमारे साथ भी रहेंगी। अमेरिका की फ्रिक्शंस ऑन ट्रेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बट अब ये जो 2 हाथियों का आपने कहा, ये बहुत ही अच्छा सिमिली है। मेरे को ध्यान आता है, कहा जाता है ना कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। वो तो शेरों की बात हुई। हम दोनों देश शेर भी हैं खैर, परंतु शायद आज की दुनिया एक ऐसा जंगल बन गया है जहां पर ये 2 हाथी डेफिनेटली डोमिनेट करेंगे। तो क्या भारत अब रूस की कीमत पर अमेरिका से दोस्ती बढ़ाएगा? नहीं। क्या ये फाइनल डिवोर्स होगा? नहीं, भारत रूस से दोस्ती नहीं गिराएगा अमेरिका की तरफ जाने में। भारत कायम रखेगा अपनी दोस्ती रूस से। एक वो पिलर को हम कायम रखेंगे, वो हमारी शक्ति भी बनती है ना अमेरिका से नेगोशिएट करने में। हम अगर एक के पाले में चले गए फिर तो हम उसी पे डिपेंडेंट हो गए।
गुड स्ट्रेटेजी। राइट, तो इसलिए हमें अपना अलग अलग पिलर्स रखने हैं। और आज की तारीख में एक और इसलिए आसान हो गया हमारे लिए क्योंकि ट्रंप आया है। अब ट्रंप जो भी कहो, माना जाता है कि वो रशिया के प्रति नॉर्मल और सॉफ्ट है और रशिया से वो रिश्ते ठीक चाहता है। तो अगर ट्रंप भी रिश्ते ठीक चाहता है तो हमारे तो ऑलरेडी रिश्ते ठीक हैं ही, तो हमें इनको सैक्रिफाइस करने का प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप को बधाई नहीं दी, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के क्या रिश्ते ठीक हैं? नहीं नहीं, ये तो बहुत ब्यूरोक्रेटिक चीज भी है। उसने कहा कि जब ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा तब हम कांग्रेचुलेट कर देंगे और हम अपने देश के इंटरेस्ट देखेंगे। उसने ऑब्वियस बात कही है। और ट्रंप एक बड़ा प्रैक्टिकल आदमी भी है। ट्रंप एक नेगोशिएटर, डील मेकर भी है, तो वो समझेगा। ये तो भी शुरुआत हुई है, बट चांस मेरे विचार से बहुत बढ़ गया है। ट्रंप ने तो प्रॉमिस किया था है कि मैं शपथ लेने से पहले, इलेक्शन तो जीत जाते हैं 5-6 नवंबर को, इनका शपथ ग्रहण जो होता है वो 20 जनवरी को होता है। तो इसने बोला है कि मैं 20 जनवरी से पहले ही इन दोनों की शांति करा दूंगा। अब ट्रंप अपने प्रॉमिस का आदमी होना चाहिए, तो वो एक्ट करेगा इस पे फास्ट। ये ठीक है सर। बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने की। दुनिया में एक ऐसी उम्मीद और ऑप्टिमिज्म की लहर चल रही है जैसे कि कोई मसीहा जीत कर आया है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप एक बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन ये ऑप्टिमिज्म क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप हर चीज ठीक कर देंगे, अमेरिका को ठीक कर देंगे, पूरी दुनिया को ठीक कर देंगे? इस तरीके के क्यों कयास लगाए जा रहे हैं? कई कारण है। आई थिंक बिगर लेवल में कि आज की दुनिया में इतनी चुनौतियां हैं, इतने खतरे दिखते हैं सबको, सब देशों को, सब सोसाइटीज को। लोग शायद ये चाहते हैं कि ये कोई हीरो आ जाए जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, वन, और स्ट्रॉन्ग हीरो हो। वो तो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। ह्यूमन हम साइकोलॉजी चाहते हैं, मैं चाहूंगा आप मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। बिल्कुल। और ट्रंप ने अपनी इमेज जो बना रखी है वो उसने बना रखी है बाय द वे एज अ गॉड फादर, डॉन फादर, कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं लॉ के अंदर भी हूं और लॉ के बाहर भी हूं, जैसे रॉबिन हुड थे। जी हाँ, लॉ के बाहर ट्रंप को सभी ने देखा है। हाँ, कैपिटल हिल के मार्च में। नहीं, वो अलग ढंग हुआ। वो आप सही कह रहे हैं, पर ट्रंप तो ये कहते हैं कि मैं लॉ के खिलाफ भी जा सकता हूं अपने आवाम के हित के लिए, क्रिश्चियनिटी के हित के लिए। मुझे जो करना है मेरे हिसाब से देश हित में जो चाहिए, मैं उसके चलते लॉ को भी तोड़ सकता हूँ, मैं डॉन हूँ। तो वो जो इमेज और छवि है, आई थिंक वो भी एक रोल प्ले कर रही है एक्सपेक्टेशंस में, ह्यूमन साइकोलॉजी में, कि जो हो रहा है आज की दुनिया में, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ट्रंप आ गए अब तो डंडा घुमाएंगे, मैजिक की छड़ी घुमाएंगे, सॉल्व हो जाएगा, परंतु वो एब्सोल्यूट होने नहीं वाला है। सर, बात करते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी की। ट्रंप क्या करेंगे? बहुत बड़ा कैनवस है। हम चाहते हैं कि अपने कन्वर्सेशन को रिस्ट्रिक्ट करें कुछ मुद्दों पे। तो बात करते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी की। जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इधर इजराइल का वॉर चल रहा है, और मिडिल ईस्ट में कभी भी बड़ा वॉर हो सकता है। उधर ताइवान में समस्याएं और छोटे बड़े कई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन वॉर के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे? मेरे विचार से रूस यूक्रेन वॉर पे जो प्रभाव पड़ेगा, रियली आई थिंक अपॉर्चुनिटी है और होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी डालेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी रूस यूक्रेन वॉर पे? बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो 1 पॉइंट प्लान है, स्टॉप द वॉर, इसमें ये पुतिन से मिले, जेलेंस्की से मिले, बाइडन से मिले, जेलेंस्की से न्यूयॉर्क में फिर मिले, इंडिया आए, ब्रिक्स में जाके पुतिन से फिर मिले। तो एक राउंड इन्होंने डिस्कशंस ऑलरेडी कर ली है। अब ऐसे में ये होगा कि भारत, दैट इज मोदी एंड ट्रंप, आपस में बात करेंगे। जी हाँ, राइट, कि इस वॉर को कैसे सुलटाया जाए। जी हाँ। वो जो कंसल्टेशन प्रोसेस अब चलेगा, वो से मैं कहता हूं जी सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा। अभी से शुरू हो गया होगा। इसके चलते जो भी कुछ रेजोल्यूशन या जो भी कोई बैठक होनी है, पहली बैठक जल्दी होनी होगी, और उस बैठक में ट्रंप के नॉमिनी जो भी होंगे इनफॉर्मल होगा, क्योंकि वो सरकार में नहीं है, ट्रंप अभी याद रखिए, राइट। हाँ। तो ट्रंप का कोई एमिसरी जिसे कहें, वो होगा, भारत के कोई एमिसरी होंगे,
और रशिया और यूरोप के कुछ होंगे, उस तरह की एक बैठक होनी होगी जो मेरे विचार से ट्रंप करेंगे, करवाना चाहेंगे, और उसमें भारत एक अहम पिलर होगा। सर, आपकी बात में मेरिट दिखती है। स्टॉप द वॉर का मतलब ये होता है कि जान माल और डिस्ट्रक्शन की बर्बादी तुरंत रोकी जाए, उसके बाद क्या फैसला आता है देखा जाएगा। तो हो सकता है कि इसको किस रूप में, किस सूरत में ये करेंगे। देखिए, ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहेगी, वो दोनों साइड्स को धमकाएगा। जी हाँ। ज़ेलेंस्की को धमकाएगा कि वॉर रोक, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे और वेपन देने बंद करता हूँ। वो तो बिल्कुल रुक जाएगा। ओके, शायद रुक जाए, रुक जाना हाँ। चाहिए। वो उसी पे काउंट कर रहा है ट्रंप की, मैं कहूँगा। और उधर वो पुतिन को बोलेगा, अगर ज़ेलेंस्की रुका तो तू भी रुक जा, नहीं तो मैं ज़ेलेंस्की को इतने वेपन्स दे दूंगा और यूक्रेन को मैं नेटो में ले आऊंगा, कर लेना जो तुम्हें करना है। तो पुतिन को वो धमकी देगा, तुम वॉर रोको, नहीं तो मैं ज़ेलेंस्की को इतने जितने चाहिए सारे दे दूंगा, न्यूक्लियर बॉम्ब भी दे दूंगा। ओके, तुम रुको। और ज़ेलेंस्की को इधर कहेगा, तुम रुको, नहीं तो तुम्हारे सारी चाबी बंद। तो दोनों साइड्स को इन हालात में लाने में उसे जो वक्त रहेगा और उसके बाद जो डील बनेगी, दोनों को अपनी असलियतों का फेस करना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की को हुआ क्या करेगा, जो ज़मीन ऑलरेडी रशिया के पास है वो रशिया पे रहेगी। और जैसे आप कह रहे हैं एग्जैक्टली, स्टॉप द वॉर मीनिंग कि आर्मिस्टिस टेक्निकल शब्द होता है कि जहां है अभी वहीं सब रुक जाओ। वॉर बंद नहीं हुई है, टेक्निकली वॉर चालू है, पर अभी वॉर की वायलेंस रुक गया है। सर, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो ब्लैकमेल आप बता रहे हैं ट्रंप का, शायद ये काम कर जाए। लेकिन क्या ये ब्लैकमेल इजराइल में काम करेगा? इजराइल में ट्रंप ऐसे ब्लैकमेल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? ट्रंप इजराइल को इवैल्यूएट करेंगे, इजराइल को मदद करेंगे, पर हाँ, गाजा वॉर रुकवाने का वो सोचेंगे, पर वो इजराइल को ना ब्लैकमेल करेंगे ना रोकेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो एब्सोल्युटली अपने को प्रो इजराइल, प्रो जू कहते हैं। वो तो ये यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका में जो जू मुझे वोट नहीं दे रहा वो इजराइल का दगाबाज है। ओके, मैं इजराइल के साथ हमेशा खड़ा हूँ। तो ट्रंप मतलब जो अमेरिकन जियोनिस्ट लॉबी है उसके साथ ट्रंप हैं, अपने आप को उसके साथ खड़ा देखते हैं। डेफिनेटली ज़ायनिस्ट लॉबी के साथ अपने को खड़ा देखते हैं ट्रंप। बट याद रखिए, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, जूइश लॉबी अमेरिका में, वो भी बटी हुई है। ये नहीं है कि ज़ायनिस्ट लॉबी बस एक ही लॉबी है। ज़ायनिस्ट लॉबी का ऑब्जेक्टिव ये है इजराइल। जी हाँ। बहुत सारे जूस हैं जो कहते हैं इजराइल को तो टोटल सपोर्ट करते हैं, पर नेतन्याहू को नहीं करते। देखिए, नेतन्याहू एक अलग चीज है, इजराइल अलग है। नेतन्याहू की जो पॉलिसीज हैं उसको करीब करीब आधे जूस अमेरिका में अपोज करते हैं। जी हाँ। परंतु इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो ट्रंप ये नेविगेट करेगा कि इजराइल के साथ रहेगा, पर नेतन्याहू को मॉडिफाई में चाबी भरना शुरू करेगा। अब उस केस में अगर नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं मानते हैं, तब ट्रंप हाँ, नेतन्याहू के ऊपर ब्लैकमेल तो नहीं मैं कहूँगा, पर सख्ती डंडा डाल सकता है। ट्रंप एक ऐसा इंसान, नेगोशिएटर अपने को समझता है कि वो कोई ऐसी चीज़ फेंकेगा नेतन्याहू पे, तुम ये करो नहीं तो मैं ये कर दूंगा। तो वहां पर भी आप सोचते हैं कि कोई पीस प्लान जर्मिनेट हो सकता है? वहाँ पीस प्लान जर्मिनेट होने का चल तो रहा था, ट्रंप ही ने प्रयास कर रहे थे। और जो वो था कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिश्ते नॉर्मल हो जाएंगे, और नामखोरी के लिए, लिप सर्विस के लिए सऊदी कह देगा कि मैं 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता हूँ। वो होगा कब, देखा जाएगा। वो ओरिजिनल आइडिया था इनका। परंतु अब अगर ये वॉर रोकनी है, ठीक है, इजराइल रोक दे तो सीजफायर राजी हो जाएगी क्योंकि इजराइल अटैक कर रहा है, राइट। परंतु इसका जो सोल्यूशन है वो मुझे बिल्कुल नहीं कोई दिखता। 2 स्टेट हो नहीं सकती। होती है तो ईरान तो बिल्कुल साफ बच गया। नहीं, ईरान अभी नहीं बचा, क्योंकि क्या ईरान के लिए ट्रंप के पास कोई और प्लान है, सेपरेट प्लान? यू आर राइट, एग्जैक्टली। ईरान के लिए ट्रंप का एक अलग प्लान होगा। ओके। ईरान के ऊपर ट्रंप और ज़्यादा स्क्रू टाइट करेगा। ट्रंप ईरान, यस, डेफिनेटली एक ऐसा देश है जिसपे ट्रंप स्क्रू टाइट करेगा। इजराइल पे भी टाइट करेगा, पर सिंपैथी के साथ। जी हाँ। यूक्रेन पे टाइट कर देगा टोटल बिना सिंपैथी के, बस ये करना है तुम्हें कर, ठीक है। ओके। तो ट्रंप के शायद पैटर्न ये रहेगा इन 3 जगहों को लेके। रूस यूक्रेन वॉर पे 2 सवाल पूछूंगा। अगर यूक्रेन का वॉर
एब्रप्टली बंद कराया जाता है, और तो उससे क्या, जो बाकी 31 कंट्रीज हैं नेटो मेंबर्स, जो सारे यूरोप के हैं, वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे यस, अमेरिका की तरफ से? हाँ होंगे, कुछ होंगे, बट अमेरिका और ट्रम्प अब इस बात पर दांव लगा रहे हैं, बेट कर रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, स्ट्रेंथ की दुनिया है। जी हाँ। यूरोप डिसअपॉइंट हो जाए क्या कर लेगा? अगर ट्रम्प की बात पुतिन मान लेते हैं जी तो रूस को क्या कंसेशन देंगे ट्रम्प? नहीं, सबसे पहले तो ये होगा, फिर रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं जी हाँ। वो उठनी शुरू हो जाएंगी। कोई 6000 सैंक्शंस हैं। सारी सैंक्शंस हैं, उसके अलावा मतलब रशिया का टोटल बैंकिंग इंटरनेशनल ब्लॉक हो रखा है। जी हाँ। इंडिया से आपने कुछ रशिया से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो हमारे बैंक नहीं कर पाते, क्योंकि वो यूज करते हैं एक नेटवर्क जिसे कहते हैं स्विफ्ट, जी हाँ। बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफर इंटरनेशनल के लिए। जी हाँ। वो नेटवर्क अमेरिका डोमिनेट करता है, उसकी ओनरशिप। ओके। वो वहां पे स्विच ऑफ कर देते हैं, तो रशिया पे सैंक्शंस लगी हुई हैं। कोई कंपनीज एक्सपोर्ट कर दे रशिया को, उसको पेमेंट नहीं आएगी तो एक्सपोर्ट नहीं करती हैं। तो वॉर रोकने के लिए पुतिन के पास ज्यादा मोटिवेशन है। हाँ डेफिनेटली, हाँ वॉर इस हालात में, अभी जो हालात हैं इस समय, आई थिंक पुतिन के पास मोटिवेशन भी है, अपॉर्चुनिटी भी है और ठीक टाइमिंग भी है एब्सोल्युटली वॉर को रोकने के लिए अपनी शर्तों पे। उसे भी कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा, ट्रम्प उससे भी कोई डील करेगा ना, मैं वॉर रुकवा देता हूँ, अब ऐसा करो जो तुम्हारे साइबेरिया की ऑयल फील्ड्स हैं उनको ओपन करो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके। कुछ भी इस तरह की मेजर वो भी अपनी डील मांगेगा ना। ट्रम्प बैठा है, अगर चौधरीगिरी पंचायत कर रहा है, ही इज अ डील मैन। वो तो कह रहा है भाई अगर मैं ये करवा रहा हूं तो मेरा भी तो कुछ फायदा हो। आइए बात करते हैं ताइवान की। ताइवान में अमेरिका का क्या स्टैंड होगा? ताइवान इस समय मेरे ख्याल से बहुत चिंतित होगा। ताइवान या दुनिया में इस समय जो देश सबसे ज्यादा चिंतित परेशान है वो है ज़ेलेंस्की, यूक्रेन। उसके बाद मैं समझूं तो नंबर 2 जो सबसे ज्यादा चिंतित होगा वो होगा ताइवान। ओके। 2-3 रीजंस हैं। एक तो ट्रम्प ने क्लियरली कह दिया है ना, एक तो उसने कहा है जो वॉर्स हो रही है मैं इनको रुकवाऊंगा। इसका मतलब ये भी तो है कि वो कोई अगली वॉर शुरू नहीं करवाएगा। अब अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है और अमेरिका उस वॉर में आता है तो इसका मतलब ट्रम्प ने वॉर शुरू कर दी। तो ट्रम्प तो कह रहा है ना मैं वॉर नहीं करवाऊंगा, मैं पार्टिसिपेट करूं वो तो दूर की बात है। तो इसका मतलब ताइवान को अब ये खतरा हो गया कि कल को अगर एक्चुअली में चाइना उस पर अटैक करता है तो अमेरिका उसकी प्रोटेक्शन के लिए आएगा या नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात है। पॉसिबिलिटी है कि चीन इस बात को देखने के लिए चीन में टेस्ट द वाटर्स। ओ जी हाँ बिल्कुल, चाइना में टेस्ट द वाटर्स एंड चाइना कैन मेक अ डील विद ट्रम्प एंड ट्रम्प कैन मेक अ डील विद चाइना ऑन दैट। ओके। कि भाई ठीक है तुम ताइवान पे अटैक मत करो, या सॉरी ताइवान तुम ले लो, बट बिना वॉर करे धीरे धीरे तुम उसे एसिमिलेट करो, ठीक है ना। इसके एक्सचेंज में मैं तुम्हारी वन चाइना पॉलिसी मानता हूँ। वन चाइना पॉलिसी तो अमेरिका अभी भी मानता है। अभी भी मानता है इन लेटर, बट मैं ठीक है अब मैं उसको जो आप उसमें करोगे मैं ओके रहूंगा। ओके। ओके, उसके एक्सचेंज में तुम मुझे क्या दोगे? ओके। तो इस तरह का ट्रेड जो है, मानिए अमेरिका चाइना का, अमेरिका करीब $500 बिलियन का डेफिसिट है, तो ट्रम्प कहेगा कि तुम हर साल मेरे से $100 बिलियन का ट्रेड करो, खरीदो, बढ़ाओ, ताकि मेरा डेफिसिट कम हो, और तुम खरीदो मेरी एग्री कमोडिटीज़, मेरे ये वो, जो कि मिडिल अमेरिका को फ़ायदा हो, ट्रम्प को पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, अमेरिका के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, डेफिसिट कम होगा, ट्रम्प की डील हो जाएगी। तो इसके बाद में हमने इंडिया के बारे में ब्रीफली बात की थी। वैसे तो बात करनी नहीं चाहिए, मैं जिस स्टेट के बारे में पूछना चाहता हूँ इनकॉन्सिक्वेंशियल है, लेकिन चलिए पूछ लेते हैं कि ट्रम्प के आने से पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान पर एक तो डेफिनेटली यस चिंता बढ़ेगी, थोड़ी बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं पर बढ़ेगी। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और डिक्टेटर्स हैं, जनरल्स हैं, इनको बड़ी अच्छी आदत है अमेरिका के जनरल्स और उनको खिला पिला कर एलीट को इम्प्रेस करने की, इम्प्रेसिव रूप से। तो बट पाकिस्तान की चिंता बढ़ेगी डेफिनेटली यस।
सिक्योरिटी, टेररिज्म, आतंक वगैरह के मुद्दों को लेकर के। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान भी अपनी एक डील बना सकता है। देखिए, मैं डील्स की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये असलियतें हैं और इनको क्लियर कट समझा जा सकता है। ट्रंप ईरान के ऊपर अगर स्क्रू टाइट करेगा, कैसे करेगा? सैंक्शंस और लगा देगा। पाकिस्तान ये बोलेगा ठीक है अमेरिका, तुम मेरे को फाइनेंशियल एड दे दो बड़ी तगड़ी, मैं यहाँ अपने बलूचिस्तान से बॉर्डर्स खोल देता हूँ, यहाँ से इंसर्जेंट जाएंगे अंदर ईरान के अंदर इंसर्जेंसी करते तो क्या पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में किया था वही चीज ईरान में भी डुप्लीकेट हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, कर सकता है। ओके। उसको अमेरिका की दोस्ती मिल जाएगी, अमेरिका से पैसे मिल जाएंगे, स्ट्रेटेजिक जो भी कहिए वो सारा मिल जाएगा। उधर ट्रंप डिपेंड करता है कितनी हद तक ईरान के खिलाफ जाना चाहता है। अल्टीमेटली तो ट्रंप ये चाहते हैं और इजराइल ये चाहता है ज़्यादा रेजीम चेंज हो ईरान में। जी हाँ। अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव वो है कि रेजीम चेंज हो, ये जो रिलीजियस हैं लीडर्स ये हटें और ईरान डेमोक्रेसी जो भी है उसकी तरफ जाए। तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए पाकिस्तान अपने को एक अच्छा पिट्ठू या एजेंट की तरफ ऑफर करेगा एंड उसके बदले वो अपनी फाइनेंशियल IMF से टर्म्स वगैरह अच्छी ले लेगा, कुछ डिले कर लेगा, कुछ और चीज़ें कर लेगा। ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास। अफगानिस्तान को स्टेटस को रखा जाएगा? अफगानिस्तान या शायद मोर और स्टेटस को ही रहेगा। आई डोंट नो, अनलेस अफगानिस्तान एक न्यूसेंस बन जाता है। अफगानिस्तान सर्विसेज पाकिस्तान ऑफर कर रहा है ईरान के खिलाफ, जी, वो अफगानिस्तान भी तो कर सकता है, उनका भी तो वाटर वॉर चल रहा है। हाँ कर सकता है, वो भी कुछ कर सकता है। बट पाकिस्तान ज़्यादा प्रोफेशनल है, ये ठीक से बात करके डील, अंडरस्टैंडिंग, नेगोशिएट, डिस्कशन करेंगे। कम्युनिकेशन इनकी ऑफिशियली चलती है, डिप्लोमेटिक। तालिबान की कम्युनिकेशन अवर डिप्लोमेटिक नहीं है, चैनल्स कम हैं और लैंग्वेज बैरियर्स और प्रोफेशनलिज्म उतने उनके पास डिप्लोमेट्स ही नहीं है इस तरह की बातें वो करने को। इसमें कॉम्प्लेक्स डिस्कशंस हो सकती हैं। तो अफगानिस्तान या तालिबान देख सकता है, बट तालिबान फिर ये भी देखेगा ना वो अपने रिश्ते ईरान से कैसे चाहता है। जी हाँ। लेकिन चीन के मुतालिक भारत के जो दोस्ती है, तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, देन चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, देन LAC, देन मैकमोहन लाइन, अरुणाचल प्रदेश का मसला, इस पे कोई असर पड़ सकता है? इन पे कुछ असर पड़ सकता है, बट इन पे कुछ असर जो पड़ेगा वो डिपेंड करेगा कि भारत और चाइना आपस में कैसे किस राह पे जा रहे हैं। अगर इंडिया एंड चाइना दोनों अभी थोड़ा सा हल्का सा थॉ हुआ है LAC पे एक पॉइंट पे, राइट? जी हाँ। अगर चाइना और इंडिया मिलके डिसाइड कर लें कि चलिए थोड़ी शांति करते हैं, पूरी बॉर्डर के इश्यू को रिजॉल्व करने का मुद्दा अलग है, वो हो जाए। बट जो अक्साई चिन वाला इलाका है उसको अलग रखिए आप, POK वाले को, अरुणाचल वाले को आप अलग रखिए, सारे जो क्लेम्स और डिस्प्यूट्स हैं हमारी। बट बाकी जो एरिया, ये जो लाइन है हमारी, अगर इस पे धीरे धीरे इक्विलिब्रियम एक तरह का होता जाए इंडिया और चाइना के बीच में, और ये हमारी शायद ज़रूरत भी है और शायद ये चाइना की भी ज़रूरत है। तो इंडिया को अगर अमेरिका का सपोर्ट इशू बेस्ड होगा? यस यस, ज़्यादातर इशू बेस्ड होगा। हाँ, उस पर बेस हो सकता है आइडियोलॉजी का, फ्रेंडशिप का, ट्रस्ट का, ऑफ कोर्स जियो पॉलिटिकल कैलकुलस का, वो तो होगा ही होगा। बट उन सब के बाद बॉटम लाइन होगी इशू बेस्ड एंड ट्रांजैक्शन बेस्ड। ट्रंप के इलेक्शन में इंडियन डायस्पोरा का कितना बढ़ा था? देखिए, टिपिकली जो इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में है वो पहले डेमोक्रेट्स को ही ज़्यादा वोट करते थे। करीब 80 से 90% इंडियन अमेरिकन जो हैं डेमोक्रेट्स को देते। उसका रीज़न भी है, अमेरिका में हम माइनॉरिटीज़ हैं, इंडियंस जो ओरिजिन के, हम ब्राउन स्किन हैं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं। और डेमोक्रेट जो हैं, ये जो पार्टी है लिबरल्स की, इनका मुद्दा, इनका प्रिंसिपल्स ये हैं ऑफ ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, प्रोग्रेसिव आइडियल्स। तो वैसे में हमें नेचुरल डेमोक्रेट्स में कंफर्ट मिलता था। बट ओवर टाइम और खासकर पिछले 10 साल से आई थिंक इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में पोर्शन रिपब्लिकन की तरफ थोड़ा जाना शुरू हुआ और ट्रंप के आने से थोड़ा ज़्यादा आना शुरू हुआ। तो आज की तारीख में अंदाजन मैं ये कहूँगा करीब 100 में से
पहले जैसे था 100 में से 80 डेमोक्रेट, 20 रिपब्लिकन, अब शायद 100 में से 65-70 डेमोक्रेट और करीब 31% रिपब्लिकन हो गए। तो रिपब्लिकन सपोर्ट बढ़ा है इंडियन अमेरिकन का टुवर्ड्स ट्रंप एंड रिपब्लिकन पार्टी। आखिरी सवाल, ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक्स का मुद्दा उठाया था, और अगर अमेरिका का कोई प्रॉब्लम बेबी आज है रिसेंटली बॉर्न, वो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के लिए ट्रंप क्या करेंगे? बांग्लादेश के लिए ट्रंप कुछ करेंगे। दुनिया में इतनी जगहों की प्रॉब्लम है, हमें लगता है बांग्लादेश पड़ा है, उसके लिए गाजा प्रॉब्लम पड़ी है, यूक्रेन पड़ा है, सूडान सिविल वॉर पड़ी है, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पड़े हैं, इतने सारे प्रायोरिटीज है, बांग्लादेश कहाँ है? वन। तो सेकेंडली इसमें हमें करना पड़ेगा इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए। पॉइंट इसकी हमें ये बात हाईलाइट करनी पड़ेगी कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो केवल हिंदूज के खिलाफ नहीं बट ऑल्सो क्रिश्चियंस के खिलाफ हो रहा है। जी हाँ, जो भी हो रहा है माइनॉरिटीज विच इंक्लूड्स हिंदूज एंड क्रिश्चियंस। और ये बात हमें ट्रंप और अमेरिका के जहन में ज्यादा लानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रंप जो है ये मेजरली क्रिश्चियन सपोर्ट से सत्ता में आया है। जी हाँ, ये आज की तारीख में एक अमेरिकन अगर चर्च हो तो उस चर्च का लीडर बन गया ये, ओके, और क्रिश्चियनिटी को ये प्रमोट करता है। खुद इतना आप कहेंगे क्रिश्चियन है नहीं, 2 डिवोर्स हो रखे हैं, विमेनाइजिंग करता है ये वो, दैट्स नॉट अ गुड क्रिश्चियन टेक्निकली, बट स्टिल पूरे क्रिश्चियन इवेंजेलिकल्स ने अमेरिका में सोचा कि इसकी कमी है, 100 खून माफ, भगवान ने इसे किसी बड़े मुद्दे के लिए भेजा, इसे सपोर्ट करो। ओके, तो उसको वो सपोर्ट है और वो सेंटिमेंट है। तो अमेरिका को एहसास हो, ट्रंप को एहसास हो कि बांग्लादेश में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही हैं, तो ट्रंप जल्दी इमीडिएट ज़्यादा एक्ट करेगा। तो हिंदू एंड क्रिश्चियन दोनों के खिलाफ हो रही है, ये बात हमें ट्रंप की जो इनर टीम है उनके जहन में लाना चाहिए, और तब आप देखेंगे तब ट्रंप की एक्टिविटी और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत चालू हो जाएगा और रिलीफ मिलेगा बांग्लादेश में। तो सर यहाँ पर हमने देखा कि पूरी दुनिया में कुछ जगहों के बारे में हमने बात की कि ट्रंप के आने से क्या फर्क पड़ेगा। वो आने वाला वक्त बताएगा, उनके पास 4 साल हैं, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, क्या हासिल करते हैं, क्या नहीं हासिल करते हैं। सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। थैंक यू। और आपकी चर्चाओं को हम मेरे रेड ओवर ग्रीन के व्यूवर्स बड़े ध्यान से देखते हैं। Oh, that is Thank you so much. beautiful. Thank you very much. आपके प्रश्न ऐसे होते हैं कि हम भी सोचने को मजबूर हो जाता है इंसान की भी ओके क्या चीज़ है जो हम ऐसी सोचें और रियल बताएं जो सच्चाई में हमें दिखती है, ताकि जो व्यूअर्स हैं उन्हें कुछ एक कॉन्टेक्स्ट मिले कि हो क्या रहा है निस्बत की जल्दी कुछ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।